भीड़ में से एक अजीब सी शक्ल वाली औरत बाहर आती है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि वो औरत असल में एक खतरनाक जीव है। अगले ही पल वो औरत एक डरावने दैत्य में बदल जाती है, जिसकी पीठ पर बेहद बड़े बड़े पंख उगाते हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके आसपास खड़े लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। वहीं एक लड़का उस राक्षस को अपनी ओर आते देख टैक्टिकल तरीके से पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वो दैत्य अचानक हवा में कूदकर उड़ान भरता है और सीधा लड़के के ऊपर उतरता है। लड़का डर के मारे गिर पड़ता है और राक्षस उसकी तरफ झपटता है, मगर जैसे ही हमला करने ही वाला था उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे झांक कर देखा तो हैरान रह गया। उसकी बॉडी लड़के की तलवार से आर पार हो चुकी थी। अगले ही पल वो जीव राख बनकर हवा में बिखर जाता है। असल में वो लड़का इसलिए उस राक्षस को देख पा रहा था क्योंकि इस दुनिया में कई लोग आधे इंसान और आधे देवता यानी हाफ ब्लड्स पैदा होते हैं, और ये बच्चे छोटी उम्र से ही छिपे हुए राक्षसों को देख सकते हैं। लड़का भी अपनी आंखों से जो जो देखता उसे ड्रॉ कर लेता और दिल में छुपा कर रखता। कुछ दिनों बाद स्कूल वालों ने उन्हें देवताओं का म्यूजियम दिखाने ले जाया। तभी उसकी एक क्लासमेट जो अक्सर उसे तंग करती थी फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। लड़का गुस्सा करने ही वाला था कि तभी उसका टीचर मिस्टर डग उसे चुप रहने के लिए डांट देता है। लड़का सफाई देने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़की की तानों की वजह से और भी परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त ग्रोवर, जिसे सब प्यार से ब्लैक कहते थे, बीच बचाव करता है और उस लड़के को एक पेन गिफ्ट करता है और कहता है इसे संभाल कर रखना, ये बहुत खास है। लंच टाइम में वही लड़की फिर से परेशान करने लगती है, लेकिन इस बार लड़के ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। तभी अचानक एक अजीब अदृश्य ताकत उस लड़की को धक्का देकर फाउंटेन में गिरा देती है। लड़का चौंक जाता है और उसी वक्त उसके हाथ में पकड़ी पेन अचानक तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। इसके साथ ही एक रहस्यमय आवाज गूंजती है और अगले ही पल मिस्टर डग की असली पहचान सामने आती है। वो असल में एक विशाल चमगादड़ राक्षस था। वो लड़के पर झपटता है और बार बार पूछता है कहाँ है वो चीज, बता कहाँ छुपाई है। लड़का डर जाता है, लेकिन तभी वो गिफ्ट किया गया पेन बदल कर एक धारदार तलवार में बदल जाता है और उसी तलवार से लड़का सीधे उस चमगादड़ दैत्य के दिल को चीर देता है। वो राक्षस ढेर हो जाता है, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है। होश आने पर जब वो अपने दोस्त ग्रोवर को सब बताता है तो ग्रोवर कहता है कि यहाँ तो कोई मिस्टर डग नाम का टीचर था ही नहीं, लेकिन स्कूल वालों ने फाउंटेन में लड़की को धक्का देने का इल्जाम उसी पर लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि स्कूल ने उसे निकाल दिया। घर लौटने पर उसकी माँ ने सच बताया कि वो दरअसल किसी देवता का बेटा है, यानी वो इंसान और भगवान का मिला जुला वंशज है, जिसे डेमी गॉड या हाफ ब्लड कहते हैं। ऐसे बच्चे इंसानों की दुनिया में सुरक्षित नहीं होते क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ राक्षस उनकी ओर खींचे चले आते हैं। लड़का ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि सिर्फ वही अजीब है जो राक्षस देखता है। तभी अचानक ग्रोवर घर पहुंचता है और असली सच सामने आता है। उसका निचला हिस्सा एक बकरी जैसा है। असल में वो लड़के का गार्डियन था। बात करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हालात बिगड़ने लगते हैं। लड़के की माँ तुरंत उसे और ग्रोवर को लेकर कार से भाग निकलती है। रास्ते में लड़का हैरान रह जाता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त असल में शुरू से ही उसका रक्षक था, लेकिन तभी सबसे खतरनाक दुश्मन एक मिनोटॉर बुल मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। उसका असली निशाना सिर्फ एक था, वो लड़का मिनोटॉर अब सीधा कार की तरफ भागा, पर तभी उसके विशाल सींग स्टीयरिंग व्हील में फंस गए। इसी बीच सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। माँ ने तुरंत दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और मौके का फायदा उठाकर गाड़ी को एक तरफ घुमा दी। नतीजा ये हुआ कि मिनोटॉर ट्रक से टकराकर दूर जा गिरा, लेकिन उनकी कार भी पलटकर सड़क किनारे जा लगी। खुशकिस्मती से तीनों की जान बच गई और अब वे हाफ ब्लड कैंप यानी मिश्रित खून वालों की शरण स्थली से ज्यादा दूर नहीं थे। बस एक जादुई सीमा पार करनी थी और वो लोग पूरी तरह सुरक्षित हो जाते क्योंकि राक्षस इस सीमा को पार नहीं कर सकते, मगर अफसोस इंसान भी अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब था कि पर्सी को एक बार फिर अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा। दोनों की विदाई चल ही रही थी कि अचानक मिनोटॉर फिर लौट आया। वो अपनी शिकार की तलाश में गंध सूंघ कर आ गया था। माँ ने तुरंत पर्सी की जैकेट खुद पर पहन ली और जोर से चिल्लाकर उस राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि पर्सी और ग्रोवर बचकर कैंप पहुंच जाए। वो औरत बिल्कुल किसी बुलफाइटर की तरह मिनोटॉर से भिड़ी, मगर इंसान होने के नाते वो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सकी। अगले ही पल मिनोटॉर ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी माँ राख में बदल गई। पर्सी ने अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते देखा। गुस्से और दर्द से भरा उसने तुरंत अपनी जादुई कलम निकाली जो तलवार में बदल गई। अब बदला लेना ही होगा। वो पूरी ताकत से मिनोटॉर की तरफ दौड़ा और उसकी सींग पर एक जोरदार वार किया। दर्द से तड़पते मिनोटॉर ने पर्सी को टक्कर मार दी।
जिससे तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब पूरी तरह गुस्से में आया मिनोटॉर एक भारी चट्टान उठाकर पर्सी की तरफ दे मारा। पर्सी ने लुढ़क कर किसी तरह उससे बचाव किया और मौके का फायदा उठाकर फिर से उस पर हमला किया। इस बार वो मिनोटॉर की पीठ पर चढ़ गया। जब राक्षस उसे झटक कर गिराने वाला था तभी पर्सी ने उसकी गर्दन में सीधा वार किया। अगले ही सेकंड वो विशालकाय दानव राख बनकर हवा में उड़ गया। थका हारा पर्सी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को हाफ ब्लड कैंप में पाया। उसके सामने खड़ा था एक सेंटोर, आधा इंसान आधा घोड़ा। असल में देवता अक्सर इंसानी दुनिया में आते जाते हैं और इंसानों से उनके रिश्तों से डेमीगॉड्स यानी आधे इंसान आधे देवता जैसे बच्चे पैदा होते हैं। एक तय उम्र के बाद इन बच्चों को इस गुप्त घाटी में लाया जाता है जिसे आम इंसान देख ही नहीं सकते और जो सभी राक्षसों से सुरक्षित होती है। पर्सी को उसके संरक्षक ग्रोवर यहाँ लेकर आए थे। कैंप के प्रभारी यानी वही सेंटोर पर्सी को 12 छोटे छोटे घर दिखाते हैं जो अलग अलग ओलंपियन देवताओं ने बनवाए थे। हर बच्चे को उसके देवता पिता या माता पहचानने के बाद उसी घर में रखा जाता है। पर्सी ने तुरंत पूछा, तो मुझे कौन पहचानता है? मगर जवाब सुनकर वो थोड़ा उदास हो गया। दरअसल उसका नाम लेने का समय अभी नहीं आया था। फिलहाल उसे एक अस्थायी घर दिया गया, यात्री और चालाकी के देवता हर्मीस का घर, जहां उनके बच्चे और वो सभी रहते थे जिन्हें अभी तक किसी देवता ने नहीं अपनाया। पर्सी ने जैसे ही वहां कदम रखा सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आखिर कल रात अकेले उसने मिनोटॉर जैसे खूंखार दैत्य को मार गिराया था। यहीं उसकी मुलाकात हुई ल्यूक से, हर्मीस के बेटे से, जिसने बड़े जोश से पर्सी का स्वागत किया। इसी बीच ग्रोवर परिषद को रिपोर्ट देने चला गया और वहीं उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का पता चला। इधर ग्रोवर यानान बुरी तरह घबराया हुआ सीधे कैंप मैनेजर के पास जा पहुंचा। काउंसिल की मीटिंग में उसने पर्सी की माँ के बारे में बताया। असल में सामान्य इंसान को अगर मिनोटॉर मार दे तो वो सीधे कटे केले की तरह दबकर मर जाता, लेकिन हेडीस यानी अंडरवर्ल्ड का देवता किसी इंसान के मरने से ठीक पहले दखल दे सकता है। इसलिए ग्रोवर को शक था कि पर्सी की माँ अभी भी जिंदा है। ये सुनकर कैंप मैनेजर सेंटोर जरा भी हैरान नहीं हुआ। दरअसल वो पहले से ही ये जानता था। उसने ग्रोवर को सख्त ताकीद की, ये बात पर्सी को मत बताना वरना बेवजह मुसीबत खड़ी होगी। दूसरी तरफ पर्सी धीरे धीरे कैंप की लाइफ में ढलने लगा। एक दिन जब वो ल्यूक के साथ घूम रहा था तो अचानक एक घुंघराले बालों वाली लड़की उससे टकराई। बिना कुछ सोचे समझे उसने पर्सी को जमीन पर धक्का दे दिया। ये बदतमीज लड़की और कोई नहीं बल्कि युद्ध देवता एरेस की बेटी क्लेरिसा थी। उसे यकीन ही नहीं था कि पर्सी सच में मिनोटॉर जैसे खतरनाक राक्षस को मार सकता है। पर्सी ये सुनकर चौंक गया और मन ही मन ठान लिया, मुझे अपनी ताकत और काबिलियत सबको दिखानी होगी वरना ये लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाएंगे। ल्यूक उसे आर्चरी ग्राउंड लेकर गया ताकि पर्सी अपनी स्किल्स पहचान सके, लेकिन तीर कमान चलाने में पर्सी बुरी तरह फेल हो गया। फिर ल्यूक उसे वर्कशॉप में ले गया, मगर वहां भी हथौड़ा चलाते ही उसने पूरा शेड हिलाकर रख दिया। इतनी बार असफल होने के बाद पर्सी ने खुद पर से भरोसा खोना शुरू कर दिया। ल्यूक ने तुरंत उसे दिलासा दिया, निराश मत हो, हम तेरी असली ताकत जरूर ढूंढ लेंगे। रात को मामला और बिगड़ गया। क्लेरिसा अपने दोस्तों के साथ पर्सी को घसीटकर बाथरूम में ले गई। वो लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका सिर कमोड में दबाने लगे, मगर तभी कुछ अजीब हुआ। कमोड का सारा पानी अचानक पीछे की ओर खींचने लगा और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। 3 तेज पानी की धाराएं सीधा क्लेरिसा और उसकी गैंग पर गिरी और उन्हें कई मीटर दूर फेंक दिया। बाथरूम का दरवाजा भी धड़ाम से टूटकर उड़ गया। ये नजारा देख क्लेरिसा और उसकी सहेलियां डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुईं। पूरा बाथरूम तहस नहस हो गया था और पर्सी खुद हैरान था कि अभी अभी ये हुआ क्या। ये सब कुछ ब्लैक गर्ल यानी एनाबेथ बड़ी ध्यान से देख रही थी। वो दरअसल ल्यूक की बहन और देवी एथेना की बेटी थी। जब से पर्सी कैंप में आया था एनाबेथ उसे छुप छुप कर देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि पर्सी वाकई इतना काबिल है या नहीं कि उसकी मदद से वो कैप्चर द फ्लैग गेम जीत सके। कुछ दिन बाद मुकाबला शुरू हुआ। टीम 2 हिस्सों में बंटी, रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम की लीडर थी एनाबेथ और दोनों तरफ के खिलाड़ी अपने अपने हथियार और जादुई चीजें इस्तेमाल कर सकते थे। पर्सी के पास बस वही तलवार थी जो असल में एक पेन से बदलकर स्टील की तलवार बनती थी। मैनेजर की सीटी बजते ही खेल शुरू हो गया। ल्यूक ने अपनी टीम को लीड किया और ज्यादातर खिलाड़ियों को लेकर फ्लैग की डिफेंस करने चला गया। इधर एनाबेथ पर्सी को उल्टी दिशा में लेकर चली, लेकिन अचानक उसने पर्सी से कहा, तुम यहीं रुको, और खुद जादुई कैप पहनकर अदृश्य हो गई और कहीं और चली गई। उधर दोनों टीमों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई थी। पर्सी बोर होकर पेड़ के तने पर लेटकर आराम करने लगा। उसी वक्त क्लेरिसा, घुंघराले बालों वाली लड़की, अपने 2 साथियों के साथ वहां आ धमकी। उसने मौका पाकर बाथरूम वाली पुरानी दुश्मनी निकालने की ठानी।
बिना बात किए हमला कर दिया और पर्सी तुरंत तीनों के निशाने पर आ गया। तेज मार पड़ने लगी। क्लेरिसा गुस्से से पर्सी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन पर्सी ने समझ लिया कि अब यहाँ लड़ना सही नहीं है और वो भागने लगा। भागते भागते अचानक उसके अंदर कुछ बदल गया। वो लड़ाई में बेहद माहिर नजर आने लगा, यहाँ तक कि युद्ध देवता एरेस की बेटी क्लेरिसा भी उसके सामने टिक न सकी। लड़ाई में पर्सी ने उसका भाला तक तोड़ डाला। क्लेरिसा गुस्से में पर्सी पर झपटी ही थी कि तभी मुकाबला खत्म होने की सीटी बज उठी। ब्लू टीम रेड टीम का फ्लैग लाकर जीत चुकी थी। क्लेरिसा मजबूरन रुक गई और गुस्से में वहाँ से निकल गई। सब लोग खुशी से झूम उठे। तभी एनाबेथ जादुई कैप उतारकर सामने आई। असल में ये सब उसकी चाल थी। उसने पर्सी को जानबूझकर क्लेरिसा के सामने छोड़ दिया ताकि रेड टीम की ताकत बिखर जाए और इस तरह ब्लू टीम जीत गई। पर्सी बुरी तरह जख्मी था। एनाबेथ ने उसे पास की झील में धक्का दे दिया और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही पानी ने उसके शरीर को छुआ, सारी चोटें तुरंत भरने लगीं। उसी पल उसके सिर के ऊपर चमक उठा एक चिन्ह, पोसाइडन का त्रिशूल। अब सबको साफ हो गया कि पर्सी की असली पहचान क्या है। पर्सी जैक्सन, समंदर के देवता पोसाइडन का बेटा। ये कोई साधारण लड़का नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर पूरी दुनिया हिल सकती है। पर्सी की नसों में बहता है समुद्र का खून और यही वजह है कि वह पानी को अपनी मर्जी से चला सकता है। लहरें उसकी आवाज सुनती हैं, तूफान उसकी उंगलियों पर नाचते हैं और समंदर उसके सामने सिर झुका देता है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।